अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। यहाँ पर है मामला आज के दिन का। अब मामलात अपने इख्तितामी मराहिल पर हैं। हुकूमत जा रही है निगरान सेटअप के लिए, बातें तेज़ हो रही हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम बड़ी तेज़ी से सामने आया। अब देखना ही होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट तो जिस भी करवट बैठे, ये 15 माह कैसे रहे PDM हुकूमत के लिए। 13 जमातों का ये आखिरी ओवर है। इस आखिरी ओवर के बाद एक लंबी इनिंग खेलनी है इंतखाबात में जाके इन 13 जमातों ने। क्या ये 13 जमातें अपनी लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हैं? चूँकि जो फैसले इन 15 माह में किए गए, जो मईशत की बेहतरी या इंटरनेशनली रिलेशंस को बेहतर करने के लिए CPEC के हवाले से हों, या फिर दीगर मामलात जो मुल्की मामलात हैं जिसमें स्पेशली सिक्योरिटी के मामलात हों, भारत हमारा असली दुश्मन और भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम हुए, सिफारती सतह पर बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या कामयाबियाँ हासिल की, क्या कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया, क्या कुछ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रहीं, मज़ीद नए चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, IMF के साथ एक नया मुआहिदा है, ये 15 माह की कारकर्दगी कैसी रही और इस 15 माह से पहले की कारकर्दगी। PTI तकरीबन अपनी आखिरी सांसें ले रही है और अपनी वजह वो खुद है तबाही की। उसका गैर वाज़ेह सफ़र है इंतखाबात का, और एक बार फिर मज़ीद मामलात बानी PTI के लिए हैं और वो मुश्किलात अब लगता है और बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर है मामला इन 13 जमातों की इस परफॉर्मेंस का और उसके बाद आने वाले इलेक्शन का, निगरान सेटअप का, नए वज़ीर आज़म का। जो नाम आ रहे हैं उस पर भी कुछ बात करेंगे, निगरान सेटअप पर भी कुछ बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बातचीत करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जिन तमाम पॉइंट्स का जिक्र किया था अब उस पर करेंगे बात। ब्रिगेडियर गजनफर साहब और साबिर शाह साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर 15 माह इस हुकूमत के अब इख्तिताम हुआ, 15 माह हैं, आने वाला सेटअप, इस पर भी बात करते हैं। 15 माह कैसे रहे? अवाम के लिए मुश्किलात तो थी ही थी, हुकूमत के लिए भी बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात थी। कैसे रहे 15 माह सर? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हम शुक्र अदा करेंगे कि आज अगर ये हुकूमत जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, और हुकूमत के जो अरकान हैं वो बोरिया बिस्तरा बांध के घर चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन होगा। क्योंकि जो कुछ इन्होंने 15 माह में किया है वो आज आप सड़कों पे चले जाइए, पेट्रोल पंपों पे चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। या आप देख लीजिए पाकिस्तान की करेंसी का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान की रेटिंग का हाल देख लीजिए। तो जितनी तबाही इस मेरा ख्याल फाइनेंशियली अगर आप उसको देखें तो जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो आ गई है। अब उसके बाद आखिरी मराहिल में कुछ इनिशिएटिव सामने आए हैं, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी इन्वॉल्व रहे हैं, और उसके ज़रिए कुछ चीज़ें हैं जो शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो तो बात की बात है कि वो एक लॉन्गर टर्म में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट, और शॉर्टर टर्म में क्या होगा। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया है या जो कुछ इनकी तरफ से हुआ है, वो मेरा ख्याल इससे वर्स्ट गवर्नेंस जो है, इससे वर्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से या ऐसी पार्टी से जो ये कहें। असल में 13 पार्टियों का तो ऐसे नाम ही है, वो जो बाकी अपना ये PMLN और PMLN और पीपल्स पार्टी। JUI और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तो ये पार्टियां वो तो हैं जिनको उनके घर वाले जो है वो वोट नहीं डालते हैं। तो ये जो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो उससे पाकिस्तान जो है वो रोजाना नीचे से नीचे गया है। वो पाकिस्तान जो है वो ऊपर उठ के नहीं आ सका। और अब इनके जाने के बाद मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप ही आ जाए जो पॉलिटिकल सेटअप ना हो, अच्छा, उसमें चलें इस पर पॉलिटिकल मैं ज़रा बात ओरिएंटेड करता लोग हूँ। हों। ब्रिगेडियर साहब, इस पर और भी बात करते हैं। साबिर शाह साहब, बहुत से चैलेंजेस भी थे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं थे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चैलेंजेस नहीं थे। कुछ पुराने फैसलों का भी असर होता है और उनका बोझ भी था। फिर इन्होंने आकर मजीद जो मामलात किए वो आपके सामने।
लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ ये 15 माह की हुकूमत और 15 माह की हुकूमत के बाद अब एक नया आने वाला चैलेंज, केयर टेकर हुकूमत, कैसे मामलात को देख रहे हैं? देखिए जी, चैलेंजेस तो अमेरिका, जापान और बरतानिया को भी होते हैं। चैलेंजेस का ये मतलब तो नहीं है कि आप महंगाई को 2 गुना से ज्यादा कर दें। हम्म। आप सैरें कर रहे हैं, उधर से फॉरेन मिनिस्टर सैरें कर रहा है, करोड़ों डॉलर आप हवा में उड़ा रहे हैं, जिस तरह आपके पास अरबों डॉलर के, कोई खरबों डॉलर के रिजर्व्स हों। आप इनके दौरों की तफसील देखें, उन मुल्कों में गए हैं जहां हमारा ना कोई ताल्लुकात है ना कुछ है, सैरें कर रहे हैं। फजलुर रहमान के आप सैरें कर रहे हैं, अपने बच्चों को सैरें करवा रहे हैं। तो ये हाल है जी, गवर्नरशिप भी ली हुई है। तो मेरा मतलब एमपीएम वाले, उनका रोल यही है कि ऊपर वाले को लीडर मेरे ख्याल है 2-4 वो काफी जाते हैं, नीचे वो रोना शुरू कर देते हैं। सुबह से शहबाज शरीफ साहब को मैं देख रहा हूँ, सफाइयां पेश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भाई आपने किया क्या है। अवाम की जेबों पे आपने डाके मारे हैं, बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि देखिए, इनको जितनी तनकीद करें कम है। ये अब जो केयर सेटअप आएगा, ये 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो। एक चीज़ लेकिन आपको साबिर शाह साहब, मैं ना एक चीज़ आपसे ज़रा, आज आप ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बात बड़ी कैटेगोरिकली, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो डेमोक्रेट्स मौजूद हैं, बाशमूल वो जो पिछली हुकूमत थी, सारे ही खुद इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। हम किसी पर डालकर बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकते, हाथ नहीं झाड़ सकते, सारे लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप खुद ज़िम्मेदार है। अपने करने को दूसरे पर डालने से बेहतर है पहले अपने करने पर बात कर लें। मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा ज़िम्मेदार है। देखिए जी, बात ये है, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर पीटीआई और आई एम अ न्यूट्रल मैन। साबिर साहब, एक तो पहली बात यह है कि हमने बहुत सारे केसेस हर दौर में देखे, आपने देखे, हमने देखे, आप तो बहुत सीनियर हैं। केसेस का रिजल्ट लुबे-लुबाब कुछ नहीं, और केसेस बनाने वालों ने खुद भी बाद में मान लिया कि केसेस पॉलिटिकल थे, इस तरह बनाए गए, उस तरह बनाए गए। तो ये चीज़ थोड़ी सी बैलेंस रखनी चाहिए कि जब तक आप किसी पर एक केस बनाकर उसको उसके मंतकी अंजाम तक नहीं ले जाते, तो बड़ी अजीब बात हो जाती है कि किसी को ऐसे कह देना कि वो यूं है, वो मैं ठीक है, आप परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें कवर नहीं हुई, हमारे पास रशिया से भी पेट्रोल आ गया, उसके कोई असरात नहीं आए, ये बात ठीक है। लेकिन हम जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस के मामलात की बात करें, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हर बंदा किसी न किसी तौर पर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर जुड़ा हुआ है अपने तौर पर, कहीं ना कहीं बैड गवर्नेंस के तौर पर। उस्मान बुज़दार साहब ने तो हद करके रख दी थी बैड गवर्नेंस की पंजाब भर में। ब्रिगेडियर साहब, जो गवर्नेंस की बात है ठीक, उस पर बात करते हैं। 15 माह के बाद अब आने वाला निगरान सेटअप कैसे चलेगा? निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, अब तो जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम है। खुद ही बात कर दी, बैड गवर्नेंस जो है वो उस्मान बुज़दार से भी रिलेटेड है, और वो केपीके में जो चीफ मिनिस्टर था उससे भी रिलेटेड है, और उसकी कॉन्टीन्यूटी है। जो बैड गवर्नेंस की अब नज़र आई, अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी हो जाती तो हम कहते कि वो ख़राब थे, लेकिन वो उसमें फिर ये कह सकते हैं कि कावे कावा बिगड़ा हुआ। बहरहाल आज किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जिनको अवाम के दर्द का एहसास नहीं है, जिनको अवाम की तकलीफ, वो कम से कम वो इस सीट से जो वो उन्होंने कुपाई की थी, जहां लोगों पे जुल्म ढा के उन्होंने हवा भी छीन लिया, वो जा रहे हैं। अब अगले सेटअप की आप बात करते हैं, अगले सेटअप को हम क्लासिफाई करते हैं निगरान सेटअप से। निगरान सेटअप में आप देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं, अगर आप बड़ा न्यूट्रल होके उसको रिलेट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको उन्हीं परफॉर्मेंसेस से नजर आएगा जो रिलेटेड होगी किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से। अब जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम आ रहा है, जो आपको एक थोड़े से न्यूट्रल के तौर पे नजर आते हैं। मैं ये चाहता हूँ, सिर्फ जो मेरी इस वक्त ख्वाहिश दुआ है अल्लाह ताला से, कि निगरान सेटअप अगर आए तो एक ऐसा सेटअप आए जो पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड ना हो और न्यूट्रल इंसान हो। ताकि देखिए, क्यों वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपने इलेक्शन एक्ट पे तरमीम की है, उस तरमीम को आपने हकीकत की नज़र से देखना है कि अगर वो ये कहती है कि आपने बाईलैटरल और ट्राईलैटरल माहदे जारी रखने हैं, माहदे आगे चल सकते हैं, अभी जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो फीलिंग है और जो रियलिटी भी है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होने, वो जाके अगले साल कहीं इलेक्शन होने हुकूमत को, तो ये जो एक साल अब गुजरेगा,
क्या वो साल भी रिफ्लेक्टिव होगा उस साल का जिस तकलीफ और अजियत से अवाम जो है पहले गुजर चुके? चले क्या अच्छा हम ब्रिगेडियर साहब एक अच्छी ब्रेक लीडर? लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। तो निगरान सेटअप वाली बात भी आप जरा पूरी कीजिएगा। और जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वक्त पर इलेक्शन होने की बजाय शायद मार्च तक ये मामला जाए, उसमें हल्का बंदियों का भी मामला है, उसमें दीगर मामला भी हैं। फिर IMF वाला जो मामला चल रहा है उसको किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी, कैसे उसकी हैंडलिंग होगी, दीगर जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं उसका क्या होगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे निगरान सेटअप के हवाले से, आने वाले इलेक्शन के हवाले से, और बीच में जो सबसे बड़ा मामला है कि कब इलेक्शन होंगे, क्या वक्त पर होंगे, वक्त पर नहीं होंगे। फिर जो टेक्नोक्रेट्स और सियासतदान के दरमियान एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि किसके ऊपर इत्तफाक हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं। साबिर शाह साहब, सर टेक्नोक्रेट्स पर ज़्यादा नहीं रिलाय करने का लगता है कि सोच रही सियासी जमातें, कोई सियासी शख्सियत, लेकिन बीच में कभी इशरतुल इबाद और दीगर नाम भी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, और क्या समझते हैं जलील अब्बास जिलानी साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं? गुजारिश ये है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए कैरी ओवर जो हमारा पिछले सेगमेंट में था। एक तो जी ये कि सुबह इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे, इलेक्शन अक्टूबर के सितंबर में हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात है, जितने भी केसेस बनाए जाते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, इससे ज्यादा केसेस बनने चाहिए। फैसला नहीं होता क्योंकि केसेस सिर्फ डराने के लिए और धमकाने के लिए बनते हैं। यहाँ सजाएं हो भी जाए, कन्विक्शन हो भी जाए तो ओवरटर्न हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन भी ओवरटर्न होती है, कन्विक्शन के केस भी ओवरटर्न हो जाते हैं। हमने जरदारी और इसके नवाज शरीफ के केस में देखा है। सिर्फ फर्क ये होता है कि 4-5 साल वो इक़्तिदार से दूर हो जाते हैं। दो बात क्यों होगी। अब तीसरी बात है कि देखिए इस वक्त 1000 कैंडिडेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का, और 2-4,000 फेडरल कैबिनेट में आने के ख्वाहिशमंद इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि जलील अब्बास जिलानी वो जो भी हैं इन्हीं को ले लें, कम से कम इसाहतदार ना हो, फीस चेक ना हो, ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को मत लें जिन्होंने बेड़ागर किया मुईशत का पहले भी मुख्तलिफ अदवार में, और उनका ताल्लुक है बाकायदा पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नून से भी। तो मेरे ख्याल है जलील अब्बास जिलानी इज ए गुड चॉइस, इसमें ज्यादा शोर नहीं मचेगा। इशरतुल इबाद साहब, जी इशरतुल इबाद साहब का भी नाम आ रहा था। देखिए इशरतुल इबाद का माजी बड़ा टेंटेड है, 10-11 साल वो गवर्नर रहा है, MQM का हिस्सा रहा है। अल्ताफ हुसैन पे बुरा वक्त आए उसे छोड़ के साइड भी हो जाते हैं, पहले ये सब उसी का हिस्सा थे। बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनका माजी में नाम जो है वो बहुत ही बुरे कामों में आया हो। नॉट एट ऑल, लेते हैं तो बहुत ज्यादती करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, निगरान सेटअप के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं साबिर की बात को आगे लेके चलता हूँ कि देखिए अब कामरान टसूरी जैसे शख्स का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब हम किधर चले गए हैं, किस लेवल पे चले गए हैं। वो शख्स जो, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बेइज्जती है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की अगर इस किस्म के बंदे का इवन नाम भी आए प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो जिसका माजी टेंटेड ना हो। जितने भी नाम आए हैं, आप रमदे साहब से शुरू हो जाएं और इशरतुल इबाद तक चले जाएं, और आप उसमें दरमियान में हफीज शेख साहब जैसे उनका सबका किसी ना किसी तरह लिंक जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी से डायरेक्टली इंडिविजुअली आपको नजर आता है। तो वो क्या जरूरत है उन लोगों को टेस्ट करने की जो पहले इसाक डार ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की इकोनॉमी का। आप खुद जाके देख लीजिए, कोई किसी तरह किसी मुखालिफ सिमत की बात नहीं है। आपने देख लीजिए लोग किस तरह रो रहे हैं। तो आप फिर उसको अगर लेके आए, उसका नाम आए, तो ये वजीर आजम के ओहदे की बेइज्जती नहीं है। आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, आपके ज्यूरिस्ट भी हैं। तो ऐसा शख्स जिसके अंदर इंटरनल मामलात की समझ हो, जो एक्सटर्नल मामलात से लिंकेज रखता हो, जो विजन रखा हो, पढ़ा लिखा और न्यूट्रल तरीके से काम कर सके। अच्छा ये जो एक चीज और, गवर्नमेंट पंजाब की आई है, आप क्या समझते हैं? ये न्यूट्रल लोग इसको समझते हैं, या जो गवर्नमेंट है KPK की उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? सर वो वैसे कहते हैं खदशात ज़बान यही खल्क़ हैं, को इसी को नकारे देखते हुए खुदा कि ये समझो। मामला तो लंबा लोग ना जो हो कह जाए। रहे हैं उसको कम से कम किसी को तो सुनना चाहिए ना। अच्छा पाकिस्तान की एक और तकदीर चीज ये सर, रहेगी एक कि और आप चीज, टेस्टेड लोगों को टेस्ट होगा। कभी ये हुआ है कि आपने चलाई हुई गोली को दोबारा चलाएं आप, या वो चलाई हुई गोली दोबारा चले तो वह इफेक्टिव हो? नहीं होता। तो ठीक है, ये आपको नहीं चला ट्राई हुआ करनी है, कारतूस, आप क्योंकि कह रहे हैं चला आपका हुआ ये कारतूस सेटअप जो है है ये वो लंबे अब अरसे के इफेक्टिव लिए नहीं। चलना है। चले तो साबिर एक साहब, डिलीवरी सर शाहिद खाकान न्यूट्रल आदमी अब्बासी आना भी कोई चाहिए। खुश दिखाई नहीं दे रहे अपनी हुकूमत से।
शायद सरदार अब्बासी मेरे ख्याल उनके इख्तलाफात हैं और पता कोई नहीं है यार इनका। ये एक दिन होते हैं नाराज, दूसरे दिन फिर मान जाते हैं जफ्फी डाल के। तो शायद सरदार अब्बासी को भी काफी दिन मिले थे इक़्तिदार में, क्या किया था इन्होंने? सवाए लोगों ने बेड़ागर करने के कुछ नहीं किया। ये चेहरे क्यों सामने आ जाते हैं? मीडिया के कौन से लोग हैं जिनको नाम जो है उनको फ्लोट करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं? ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों का तो काम ही कोई नहीं होना चाहिए। हम फिर वही बात करें, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, होता क्या है वो हमारे बस में नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मुख्तदिर हल्के हैं उनका बहुत अहम रोल है अब इस मुल्क में। उनके ऊपर ही सारी उंगलियां उठेगी, उन्हीं की तरफ नजरें हैं। उन्हीं को चाहिए कि कौम को कम से कम उन चेहरों से दूर कर दें। जब तक दूध और शहद की नहरें नहीं बहती हैं, जब तक तेल नहीं निकलता। इकोनॉमी तो मैं भी नहीं ठीक कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, हमें ले हैं बेशक, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन चेहरों को दूर कर दे अल्लाह का वास्ता, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सर ये बताएं ब्रिगेडियर साहब, टेक्नोक्रेट वाले मामले पर क्यों इतनी रेजिस्टेंस है? आप केयर टेकर की डेफिनेशन पढ़ लें जो दी हुई है आपके आइन में, उधर कहीं ये कदगा उधर उधर उस केयर टेकर की जरूरत ही है कि वहां पे पॉलिटिकल पर्सनालिटी शुड नॉट बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल पर्सनालिटी होगी तो साफ जाहिर है उसके लिंकेज किसी ना किसी पार्टी से होंगे। अब हम जैसे साबिर साहब कह रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब बड़े अच्छे आदमी, उनका एक साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ठीक रहा, लेकिन आपको याद होगा वो पीआईए के चेयरमैन भी रहे थे और उनकी अपनी एयरलाइन जो है वो प्रॉफिट में आज भी जा रही है। पीआईए को आज कल ही गवर्नमेंट ने आपकी प्राइवेटेशन कमीशन ने कहा कि इसको जो प्राइवेट सेक्टर में दे दे। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इकोनॉमिकली तो वो पीआईए को प्रॉफिट में ले आते ना जब वो चेयरमैन थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चूंकि केयर टेकर साउंड ये अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी वो है र्यूमर कह ले या इसको बातचीत कहने की कि जो, और ये खुद पीएमएलएन के पीडीएम के मिनिस्टर्स ने कहा कि जी 2 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन मार्च या फरवरी में होंगे। तो वज़ीर दाखिला ने क्या दिया है, 2023 तो इलेक्शन का साल ही नहीं है। जी वो राना साहब, तो आप मुझे ये बताइए ना, पाकिस्तान के अवाम की तकदीर क्या यही रह गई है कि आप चले हुए कारतूसों के ऊपर गुजारा करते रहे, वो अवाम को खाते रहे, मारते रहे? आप यकीन कीजिए इस टेन्योर में जो कुछ हुआ है और जिस तरह प्राइस एस्केलेशन हो गई है, अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होती, अगर आपकी लीडरशिप का विजन बेहतर होता, अगर आप बाहर जाके 80 मिलियन, अभी आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का खर्चा उठा के देखें बाहर के विजिट्स का, अभी साबिर साहब भी कह रहे थे उसका खर्चा को 80.5 मिलियन के करीब है। क्या मिला है उसके विजिट से पाकिस्तान को, सिवाय इसके कि परसों एक अयाज अमीर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि जी अमेरिका को खुश कर दिया, उनको मुबारकबाद दे दी है कि जी देखिए यहाँ पे इमरान खान को सजा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इश्यूज को जो लोग समझते हैं और जो रिलेटेड नहीं, जो इनकी, अब आप बताएं ना बाहर के दौरे से बिलावल क्या लेके आए? कोई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में फर्क पड़ा? अफगानिस्तान से आज तक पाकिस्तान में उसी तरह हमले हो रहे, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हमलों के लिए, वहां पे बिक रही है अमेरिकन यूनिफॉर्म, अमेरिकन असॉल्ट राइफल। अच्छा सर, जरा ओवरऑल अगर मैं, चूंकि ये बिल्कुल इख्तितामी मामलात है हुकूमत के भी, तो ओवरऑल 5 साल की ही अगर मैं कारकर्दगी देखूं तो 3.5 साल पहले के भी अगर देख लें तो कोई ऐसा खास कारकर्दगी तो तब भी नहीं थी। हम तब भी गवर्नेंस के मसाइल पे बात करते थे, तब भी महंगाई पे बात करते थे, तब भी पेट्रोलियम कीमतों के बढ़ने पर बात करते थे, तब भी डॉलर के फ्री फ्लोट होने पर बात करते। तो ओवरऑल ये 5 साल ही मुश्किल और महंगाई के लिहाज से आवाम के लिए तो कमर तोड़ गुजरे हैं। साबिर साहब जी, इमरान खान ने भी 1333 दिन हुकूमत की, कुछ भी नहीं किया। और ये जो महंगाई का आप ग्राफ देख रहे हैं इमरान के दौर में बढ़ा। अब इसको रशिया यूक्रेन वॉर की वजह कह दें, कुछ भी कह दें, वजूहत तो होती रहती है। भाई आप हुकूमत में क्यों, आपने इसको गवर्न करना है, आपने इसको बेहतर करना है, आपने कुछ नहीं किया। इमरान डेड नथिंग लाइक एनी गवर्नमेंट। उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम है जो बादी नजर में ठीक महसूस होते हैं, लेकिन जाहिर है जो कि 1033 दिन में वो कितनी करप्शन कर लेते हैं। यहाँ वो भी बैठे हैं जो 35 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं। तो इमरान खान का दौर भी कोई काबिल तकलीफ नहीं है। मेरे पास 2 अल्फाज भी नहीं है कि मैं उनकी कोई तारीफ कर सकूं। अगर आप उनसे पूछे तो ही विल से आई हैव इनहेरिटेड द मैस। यस यू आर राइट। अब उससे पिछले से पूछे तो वी ऑल्सो इनहेरिटेड द मैस। तो अब कहाँ जाएं? कब्रों तक, कब्रस्तानों तक आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए कि मैस फैलाया किसने था। मजा तो ये है कि जो आप तकरीरें करते हैं यार 5-10% करप्शन को कम कर दें, आपका काम है चीजों को बेहतर करना। फिर आप में और उस रेडी वाले में फर्क क्या है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसको लगा दें।
चले बस कर दें यार, इस खजाने को आप दीमक की तरह चाट रहे हैं, बस कर दें। ये बिलावल को तो यार है, जिस तरह आपको गाड़ी मांग के चला जाए, वो खुद सारा दिन याशी करता फिरे, लोगों को गाड़ी दिखाता रहे और आप पीछे परेशान रहे। लटविया जा रहे हैं, लिथुआनिया जा रहे हैं, आपका क्या काम है यार? बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।